सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत के स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे ग्रेगरीन रोज, जिसका नाम है कहानी की समीक्षा व संपूर्ण अध्ययन। इसके साथ ही आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे अज्ञे की रचनाएं, जो भी है उन सभी की रचनाएं हम करने जा रहे हैं। साथियों, यह वीडियो एनटीए नेट की जो परीक्षा है उसमें निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में भी यह कहानी जुड़ी हुई है। तो इस कहानी की समीक्षा, अज्ञे की जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं का अवलोकन अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले जो साहित्य के जो नोटिफिकेशन हैं वह सबसे पहले आपको मिल सके। चलते हैं, सबसे पहले अज्ञे की रचनाएं, अज्ञे के जीवन परिचय के बारे में अवलोकन करते हैं। अज्ञे, जिनका जन्म 1911 और मृत्यु 1987 में होती है। इनकी रचनाएं, काव्य संग्रह की बात करें तो भग्नदूत। साथियों, इनका क्रम भी नेट की परीक्षा में, इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा हिंदी की जो परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाएं हैं एमए की, इन परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। भग्नदूत 1933, चिंता 1912, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा एहरी 1954, ये चिंता 1942 है। साथियों, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1942, थोड़ा संशोधन कर लेना, 1942। इसके अलावा इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण रचना 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सेवाल 1969, कितने नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1965, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांग पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। इसके अलावा सदा नीरा और सर्जना के क्षण, इनका भी संकलन इनके द्वारा किया गया है 1979 ईस्वी में। साथियों, इसके अलावा उपन्यासों की चर्चा करें तो शेखर एक जीवनी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसके दो भाग है। पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961 में लिखे गए उपन्यास है। कहानी संग्रह जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। विपत्त का पहला कहानी संग्रह है, 1937 में लिखा गया। परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 में लिखा गया। जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1954, यह तेरे प्रतिरूप 1961, जिज्ञासा 1965, ये इनके कहानी संग्रह है। साथियों, और इनकी पहली कहानी की चर्चा करें तो इनकी पहली कहानी संग्रह है जिज्ञासा, और इनकी अंतिम कहानी है हजामत का साबुन, जो जनवरी 1959 में लिखी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत की चर्चा करें तो अरे यायावर रहेगा याद 1953 और एक बूंद सहसा उछली 1960। दोस्तों, इनका ये जिज्ञासा कहानी संग्रह अलग है और जिज्ञासा कहानी है, जो जिज्ञासा कहानी सबसे पहली कहानी है इनकी। संस्मरण की चर्चा करें तो स्मृति लेखा 1982 में लिखा गया था, जिसमें विभिन्न साहित्यकारों को आधार बनाकर उनकी स्मृति में संस्मरण लिखे गए हैं। नाटक इनका एकमात्र नाटक है उत्तर प्रियदर्शी 1967 में। आलोचनात्मक पुस्तक है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 में लिखी गई थी। इसके अलावा इनकी रचनाएं आगे देखते हैं। निबंध साहित्य की चर्चा करें तो त्रिशंकु 1945, सबरंग 1946, आत्मनेपद 1960, सबरंग और कुछ राग 1969, आलवाल 1971, लिखी कागद कोरे 1972, भवंती 1972,
अंतरा 1975, अध्ययन 1977, जोग लिखी 1977, संवत्सर 1978, स्रोत और सेतु 1978, शाश्वती 1979, व्यक्ति और व्यवस्था 1979, अप्रोक्स 1979, युग संधियों पर 1981, धारा और किनारे 1983, कहा है द्वारका 1982, छाया का जंगल 1984, केंद्र और परिधि 1984। ये इनके निबंध साहित्य है, निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात कि सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, एवरीमैन्स, नया प्रतीक आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। इसके अलावा आधुनिक हिंदी साहित्य 1942, तार सप्तक 1943, द्वितीय सप्तक 1951, तृतीय सप्तक 1959, चतुर्थ सप्तक 1979, रूपाम्बरा 1960 आदि का संपादन भी अज्ञे जी के द्वारा किया गया। 1978 में इन्हें कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए हिंदी साहित्य के दिए, मतलब साहित्य क्षेत्र में, हिंदी के लिए नहीं केवल साहित्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें इस रचना के लिए 1978 में दिया गया। इसके अलावा हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में आंगन के पार द्वारा रचना के लिए भी दिया गया। जीवनी इनकी लिखी गई राजकमल राय के द्वारा लिखी गई शिखर से सागर तक महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब करते हैं कहानी ग्रेगरीन की चर्चा, जो पहले रोज नाम से लिखी गई थी। देखते हैं पात्र हैं इनके। कथानायक, एक तो कथानायक स्वयं है, मालती है जो नायिका है, महेश्वर जो नायक के रूप में है या मालती का पति है और जो पैसे से डॉक्टर हैं। इसके अलावा टिट्टी जो मालती और महेश्वर का पुत्र हैं। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई ग्रेगरीन कहानी का प्रकाशन 1934 में हुआ था। महत्वपूर्ण बात है 1934 में लिखी गई कहानी है। यह कहानी सर्वप्रथम किस शीर्षक से छपी थी? रोज शीर्षक से छपी थी, क्योंकि इसमें एक रोज जो है वह नायिका का, मालती का तकिया कलाम बन जाता है, तो इस आधार पर इसका शीर्षक रोज रखा जाता है। फिर इसको ग्रेगरीन राम दे दिया जाता है। ग्रेगरीन होता क्या है कि ग्रेगरीन एक रोग होता है जिसे, वह रोग जिस भी व्यक्ति को हो जाता है तो उस व्यक्ति का पैर काटना पड़ता था। इसी चीज के डॉक्टर थे कौन? महेश्वर। मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन के ऊब व गुठन को आधार बनाकर लिखी गई कहानी। एक मध्यम वर्गीय जीवन से संबंधित यह कहानी है जिसमें केवल नीरसता है, गुठन है, मतलब उसमें कुछ भी नयापन नहीं है, सरसता नहीं है, अलौकिकता नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है। इस प्रकार की यह कहानी सृजित की गई है, पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। देखते हैं आगे। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में रोज ग्रेगरीन निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की दहला देने वाली तस्वीर है। इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस मुझे सहारहीन जीवन को अंकित करने में आगे की अद्भुत सफलता मिली है। इसमें कहा जा रहा है कि इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस बुझे सारहीन, मुझे नहीं है, नीरस बुझे सारहीन जीवन को अंकित करने में आगे को अद्भुत सफलता मिली है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये आगे को अद्भुत सफलता मिली है। ग्रेगरीन के नायक नायिका खिन्न अजनबीयत में गुथे प्रगाढ़तम रिश्ते को ढोते पति पत्नी हैं। कहानी कुछ इस तरह है साथियों, इसमें जो नायक और नायिका है मालती और महेश्वर है वह खिन्न रहते हैं, उदास रहते हैं एक दूसरे से, मतलब उनकी जीवनचर्या है उस जीवनचर्या में किसी भी तरह की कोई सरसता नहीं है। जो नित्य क्रम होता है, नित्य जीवन है, उसी पर आधारित है। इस तरह से ग्रेगरीन कहानी एक औसत स्त्री की जिंदगी में रोज रोज घटने वाली नीरस और अनुत्पादक घटनाओं का ब्यौरा मात्र लगती है। पति के साथ सुदूर किसी पहाड़ी प्रदेश में गृहस्थी बसाती मालती पहाड़ी प्रदेश में सिर्फ गृहस्थी बसा रही है, इसके अलावा सरसता कुछ भी नहीं है। इस स्त्री के पास करने को कुछ भी नहीं नया नहीं है। घर के नित्यकर्मी कामकाज, गोद के बच्चे, टिट्टी की देखभाल और डॉक्टर पति महेश्वर की प्रतीक्षा। मालती की जिंदगी जैसे इन्हीं 3 सोपानों के इर्द गिर्द घूमते हुए ठहर गई है। क्या कि नित्यकर्मी कामकाज, गोद के बच्चे, टिट्टी की देखभाल और डॉक्टर पति की प्रतीक्षा करना, यही 3 काम उसके जीवन में मात्र रह गए हैं।
मालती की जिंदगी की सबसे सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने अपने को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है। 18 मील पैदल चलकर मालती के घर पहुंचा कथानायक उसके साथ बचपन की स्मृतियों को दोहराना चाहता है। कथानायक जो है, या कह सकते हैं लेखक कह सकते हैं, कथानायक जो है वह 18 मील चलकर, वह एक तरह से उसका परिवार में भाई है, लेकिन भाई से ज़्यादा वह उसका मित्र है। वह बचपन की जो स्मृतियां हैं उनको दोहराना चाहता है, उनको वह उसके साथ साझा करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वह जो मालती है उन स्मृतियों को एक तरह से भूल चुकी है, क्योंकि उसका जो जीवन है वह घुटन में बदल चुका है। लेकिन पाता है कि पहले कि दबंग मस्त मौला मालती कहीं खो गई है। उसकी जगह जो उत्साहहीन निराशक तरुणी उसके सामने खड़ी है, उसे तो वह जानता तक नहीं। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई है कि मात्र विवाह के 2 वर्ष में ही ऐसी स्थिति हो गई है। देखते हैं कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है दोस्तों, अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पर्श किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। लेखक कहाँ पहुँच चुका है? मालती के यहाँ, जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। मुझे देखकर, और लेखक कथानायक जो है उसका वह एक भाई है, रिश्ते में भाई है, और भाई से ज़्यादा कहीं वह मित्र है। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? वह उसके पति के लिए पूछ रही है, महेश्वर के लिए, कि क्या वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं। ये जवाब है किसका? मालती का। थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। पर वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु की रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेककर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों से नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ देर बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं, क्या वैसे टिट्टी कहते हैं, उसका पुत्र है। मैंने उसे बुलाया, टिट्टी टिट्टी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, ऊहू 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 ऊ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की।
यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा और कैसे आया हूँ। कितना घुटन भरी उसकी जिंदगी है। अपने सख्य भाव वाले भाई से वह एक दिल से बात नहीं कर पा रही, खुलकर बात नहीं कर पा रही, जो कभी मस्त मौला उसके साथ खेलती थी। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही हुए हैं? बीते दिन भूल गई। ध्यान रखना, विवाह को 2 वर्ष हुए हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह हूँ प्रश्न सूचक था। प्रश्न सूचक है व्यंग्यात्मक स्वर में, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनरुज्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, इस तरह से वह व्यवहार कर रही है। चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतना क्षीण बल से, यद्यपि वो सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मतलब कहने का आशय है कि वे दोनों बातें कर रहे हैं, महेश्वर और कथानायक। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताते हुए हैं और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं कि पत्नी जो है पति के आदर्श चिन्हों पर चलने वाली है। एक तरह से कहे कि पतिव्रता स्त्री है, कि 3 बजे खाना खा रही है पति के खाने के पश्चात। इसके अलावा मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने
भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेशों ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो की शायद टांग काटनी पड़े। ग्रेग्रीन हो गया है। थोड़े ही देर में वह चले गए। ग्रेग्रीन ऐसा रोग है जिसके होने के पश्चात ऑपरेशन करके टांग काटनी पड़ती थी। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिट्टी से खेलता हूँ। वह बोलती, खा लूँगा। मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिट्टी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यो ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, तो जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र में है तो सब्जी वगैरह इनकी समस्या रहती है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। क्यों, पानी की समस्या है पहाड़ी क्षेत्र में? रोज शब्द फिर आ गया। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिट्टी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही था। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊँगा, ज़रूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी ही है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है, कि एक तरह से वह घर इस तरह था कि सूनापन है, कुछ नयापन नहीं है, नवाचार नहीं है, अपनापन नहीं है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस आकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई और फिर बोली, बस तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं, भला थके हो। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात नहीं सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टिट्टी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और 4 बज गए थे, और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाला बात
3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, कि समय को गिन गिन कर बिताती है। वैसे ही जैसे मोटर की स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे। जब किसी के आने के 8 से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं, तो उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली, मैं मुँह धोने को, पानी मांगने को ही, ताकि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुँह पहुँचते पहुँचते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह ग्रेग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, ग्रेग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आपके लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं यहाँ ग्रेग्रीन। हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभाता, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट जाती है, काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा है अभ्यास। महेश्वर हंस से और बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिट्टी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हो? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो 4 पाइया ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टिट्टी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। हम तीनों, महेश्वर, टिट्टी और मैं, 2 पलंगों पर बैठ गए। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिट्टी से खेलने लगा। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसा एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ हैं? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती जलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद भी चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आम या तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग जाता और मालती नहीं आ पाती, तब मैं भी खिन मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली।
पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क नहीं पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्यत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टिट्टी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामान रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की, एक दूसरे के कुछ कहने के और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टिट्टी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, परंतु वह तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। देखो महत्वपूर्ण बात है। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर भी इधर उधर खिसक कर वह आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी बुझाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मैंने कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं और धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवंत अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिट्टी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शेषवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत गहरी लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति से हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व में विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन में भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकलता। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बातें कह सकती हो? और यह भी जब तुम्हारा यह सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि उसे पहचानती ही नहीं, उसकी प्रीति में घिरे हुए चल रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया
इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टिट्टी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपटकर सो गया था, चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले तो घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे से बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। इस तरह दोस्तों कहानी बहुत ही शानदार है। एक नित्य जीवन में घटित होने वाली या एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो केवल अपना जीवन बिता रही है। मई 1934 में ये कहानी लिखी गई थी। धन्यवाद।